हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज की वीडियो का टॉपिक है फेब्रुअरी करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे फेब्रुअरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये पार्ट 2 है। आई ऑलरेडी अपलोडेड पार्ट 1, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। The first question is who has been appointed as the brand ambassador of Medibuddy? Medibuddy के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? So the correct answer is अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन has been appointed as the official brand ambassador of Medibuddy। अब हमें ध्यान रखना है Medibuddy के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्या लिखा है? Medibuddy यानी कि मेरा बड़ा भाई। Medibuddy यानी कि मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, और मेरा बड़ा भाई यानी कि बड़े मियाँ। अब बड़े मियाँ का रोल किसने प्ले किया था? बहुत पहले की एक मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो बड़े मियाँ का रोल प्ले किया था अमिताभ बच्चन ने। तो मेडिबडी यानी कि मेरा बड़ा भाई, तो मेरा बड़ा भाई कौन? अमिताभ बच्चन। सो अमिताभ बच्चन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडिबडी। सेकेंड क्वेश्चन इज कंचोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी? कंचोट उत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? So the correct answer is जम्मू एंड कश्मीर। अब कंचोट फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है और ये वो लोग मनाते हैं जो नाग कल्चर को मानते हैं। अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर के कंचोट उत्सव की। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और जब उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पैदल जाया जाता है तो पैर में क्या लग जाती है? चोट लग जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चलने से क्या लग जाएगी? चोट लग जाएगी। तो बस कंचोट से क्या हो जाएगा हमारा? चोट। कंचोट से चोट। सो कंचोट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय आरबीआई इन 2022? 2022 में आरबीआई द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? So the answer of this question is go digital and go secure. Since 2016, the Reserve Bank of India celebrates Financial Literacy Week. The theme of Financial Literacy Week 2022 is go digital and go secure. अब यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक यानी कि वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिजिटल जाना पड़ेगा और डिजिटल जाते टाइम भी सिक्योर रहना पड़ेगा, तभी फाइनेंशियल साक्षरता बढ़ेगी। सो बस इसकी थीम क्या हो जाएगी? गो डिजिटल एंड गो सिक्योर। फोर्थ क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज पोस्टेज स्टैम्प इन द ऑनर ऑफ विच लेजेंडरी सिंगर? केंद्र सरकार ने किस महान गायक के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? सो द करेक्ट आंसर इज लता मंगेशकर। सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिलीज पोस्टेज स्टैम्प इन द ऑनर ऑफ लता मंगेशकर। फिफ्थ क्वेश्चन इज What was the total corpus under the PM Care Fund in 2021? 2020-21 में PM Care Fund के तहत कुल कितनी राशि थी? So the correct answer is 10,990.17 crore. The total corpus under the PM Care Fund in 2021 was 10,990.17 crore, while rupees 3,976.17 crore was spent from the fund in 2021. यानी कि PM Care Fund में 2020-21 में 10,990.17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 3,976.17 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे 2020 और 21 में, और ये ऑडिट करने पर पता चला है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। Dr. S. Unnikrishnan Nair has been appointed as the new director of Vikram Sarabhai Space Center. अब यहाँ पे बात हो रही है स्पेस सेंटर यानी कि अंतरिक्ष केंद्र की। और अंतरिक्ष किसने अपना मुंह खोल के दिखाया था? तो कृष्ण जी ने अपने मुंह को खोल के दिखा दिया था पूरा ब्रह्मांड यानी कि पूरा अंतरिक्ष। तो बस इसके जो न्यू डायरेक्टर हैं वो भी कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। कृष्णन नायर, तो इनके नाम में भी क्या आ रहा है? कृष्ण, यानी कि इन्होंने भी अपना मुंह खोल के अंतरिक्ष को दिखा दिया। इससे रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर।
Question number 7th is which country has scored the highest on digital readiness among the 19 countries that was surveyed as part of Salesforce Global Index? Salesforce Global Index के हिस्से के रूप में सर्वेक्षण किए गए 19 देशों में से किस देश ने डिजिटल तैयारी पर सर्वोच्च स्कोर किया है? So the answer of this question is India. इंडिया ने 19 कंट्रीज के रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस हासिल की है. इंडिया हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट ऑन डिजिटल रेडीनेस अमंग द 19 कंट्रीज दैट वर सर्वेड एज पार्ट ऑफ सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स. इंडिया ने डिजिटल रेडीनेस में अब बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इसलिए 19 कंट्रीज में इंडिया की पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन. 8th question is which state union territory has topped the Indian Press Freedom Report 2021 released by the Rights and Risk Analysis Group? Rights and Risk Analysis Group द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? So the answer of this question is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir have topped the list of states and union territory where journalists and media houses were targeted in 2021 as per the Indian Press Freedom Report 2021. 2021 की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर के जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया था. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021. 9th question is which high court has constituted a 3-judge bench to hear the petition questioning a ban on the use of hijab in colleges? कॉलेजों में हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए किस उच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका. ये इशू बहुत ही फेमस रहा था, तो हमें रिलेट करना है कर्नाटका के नाटक से, यानी कि हिजाब को लेके ना नाटक चल रहा था बहुत दिन से कर्नाटका में. सो हिजाब को लेके नाटक, सो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका. कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस constituted a 3-judge bench including himself to hear a batch of petition questioning a ban on the use of hijab in a few pre-university colleges in the state. ओके, तो जो कर्नाटका के चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ 2 लोगों ने और मिलकर इस पे सुनवाई की थी. तो जो कर्नाटका के जो जज है ना, उनका नाम क्या है? ऋतुराज अवस्थी. कौन है? ऋतुराज अवस्थी. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है. ओके, ऋतुराज अवस्थी कर्नाटका हाईकोर्ट के जज हैं. 10th question is which was the most congested city in the world in 2021? दुनिया में सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा देश बना है 2021 में? 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा था? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस्तांबुल. ओके, इस्तांबुल दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है, भीड़ भाड़ वाला. अब हमें ध्यान रखना है ना, इस्तांबुल तो इंस्टेंट सारे बुल. अब इस्तांबुल से आपको क्या समझ में आ रहा है? इंस्टेंट ही सारे बुल. ठीक है, इंस्टेंट जितने भी बुल थे वो क्या आ गए? रोड पे आ गए. इंस्टेंट सारे बुल रोड पे आ गए, और रोड पे आ गए तो रोड क्या हो गई? कंजस्टेड हो गई. तो बस कंजस्टेड सिटी कौन बना है 2020 का? इंस्टेंट बुल, इस्तांबुल, यानी कि इस्तांबुल, क्योंकि सारे जो बुल थे वो रोड पे आ गए इंस्टेंट, तो इंस्टेंट सारे बुल यानी कि इस्तांबुल. ओके, और सेकंड प्लेस पे कौन है? मॉस्को है. और ये जो इंडेक्स रिलीज किया है, किसने रिलीज किया है? टॉम ने. ओके, कौन रिलीज करता है ये इंडेक्स? टॉम ने. ओके, जेंस स्टोल्टनबर्ग इज द हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? जेंस स्टोल्टनबर्ग निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख हैं? सो द करेक्ट आंसर इज नाटो. अब नाटो इसलिए और हेडलाइंस में है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से. ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि नाटो के जो हेड है वो जेंस स्टोल्टनबर्ग है. तो जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं ना, तो हम कोई चीज अगर ट्राई करते हैं और हमें अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी लगी है. लेकिन अगर अच्छी नहीं लगी है तो हम क्या बोलेंगे? अच्छी नहीं लगी है. ठीक है, ना तो ये अच्छी लगी ना तो वो अच्छी लगी. तो माना कि मैं क्या लेने गई हूँ? मैं जीन्स लेने गई हूँ. ठीक है, और स्टोल लेने गई हूँ. मेनली लड़कियां जो यूज करती हैं जीन्स और स्टोल. तो जीन्स, ना तो जीन्स अच्छी लगी और ना तो स्टोल अच्छा लगा. ओके, तो ना तो जीन्स अच्छी लगी. ओके, ना तो जीन्स अच्छी लगी और ना तो स्टोल अच्छा लगा. क्या नहीं अच्छा लगा? स्टोल. सो जीन्स से क्या हो जाएगा? जेंस, और स्टोल से हो जाएगा स्टोल्टनबर्ग, और नाटो तो है हमारा नाटो. सो जेंस स्टोल्टनबर्ग इज द हेड ऑफ नाटो. ओके, जेंस स्टोल्टनबर्ग इज द सेक्रेटरी जनरल एट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इज टर्म एट नाटो एंड्स. और इनका जो टर्म है नाटो का वो खत्म भी होने वाला है. ओके, 12th question is what is the new name of the अहमदाबाद IPL टीम? अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम क्या है?
सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात टाइटंस। अब अहमदाबाद का ना टाइटल बदल गया है, नाम बदल चुका है, तो अहमदाबाद का कैपिटल क्या है, गुजरात है, तो ठीक है गुजरात हो गया। तो अब जब टाइटल पूरा नेम का टीम का नाम बदल गया तो यानी कि टीम का ड्रेस कोड भी बदल गया होगा। तो टीम के ड्रेस कोड में क्या हो गया, अब टाई भी ऐड हो गई कि अब गुजरात को टाई लगा के ही आना पड़ेगा आईपीएल खेलने के लिए। ओके, सो अहमदाबाद आईपीएल टीम का फिर नया नाम क्या हो जाएगा, गुजरात टाइटंस, क्योंकि अब टाई लगा के भी आना है। ओके, तो गुजरात टाइटंस इज द न्यू नेम ऑफ द अहमदाबाद आईपीएल franchise. The name was formally announced. Hardik Pandya was the name as the captain of the new Ahmedabad IPL team 2022. और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया है न्यू अहमदाबाद आईपीएल टीम का। Question is, what was the rank of Reserve Bank of India in terms of buying gold among the world central bank in 2021? 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या था? So the answer is second. Reserve Bank of India (RBI) has emerged as the second largest buyer of gold among the world central bank in 2021. सेंट्रल बैंक से RBI बन चुका है सेकंड नंबर प्लेस पे, जिसने सेंट्रल बैंक से गोल्ड खरीदा है। ओके, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ कौन है? डेविड हेड हैं। क्या नाम है इनका? डेविड हेड। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन, यूके। 14th question is, Which Bollywood actor has been appointed as the brand ambassador of Uttarakhand? किस बॉलीवुड अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज अक्षय कुमार। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब यहाँ पे बात हो रही है ना अक्षय कुमार की और किसकी? उत्तराखंड की। तो किसी भी स्टेट को अगर हम देखने जाएंगे, उसके खंड खंड को देखने के लिए ना, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए एक प्रॉपर अच्छे सा हमें क्या चाहिए? आंखें चाहिए, यानी कि उस ब्यूटी को महसूस करने के लिए अच्छी आंखें चाहिए। तो किसकी जरूरत होगी? आंखों की जरूरत होगी। सो उत्तराखंड के खंड खंड को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आंखों की। आंख, यानी कि आंख से क्या हो जाएगा? आंख। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार के नाम में भी क्या आ रहा है? आंख आ रहा है, यानी कि आईज। ओके, सो Bollywood actor Akshay Kumar has been appointed as the brand ambassador of Uttarakhand. 15th question is, who is the top ranked Indian in ICC men's ODI batting ranking? ICC पुरुष की ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष क्रम का भारतीय कौन है? So the correct answer is विराट कोहली। अब यहाँ पे बात हो रही है ICC मैन इन ODI, यानी कि वनडे इंटरनेशनल। ओके, और कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। तो विराट कोहली ना रात भर में ही कमाल कर देते हैं। ठीक है, रात भर में क्या कर देते हैं? कमाल कर देते हैं। तो रात भर में कौन कमाल कर पाता है? विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल, यानी कि एक ही रात में कमाल कर देते हैं। तो रात यानी कि विराट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विराट कोहली। विराट इज द टॉप रैंक्ड इंडियन इन द ICC मैन ODI बैटिंग रैंकिंग 2022। 16th question is, which union territory has become the first one to be integrated with the national single window system? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ओके, तो अब ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आखिर है क्या? तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां अलग अलग डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स का काम एक साथ हो जाएगा, एंड ये इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये पहला यूनियन टेरिटरी में बनाया गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ये प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स एंड मिनिस्टर्स के लिए है। ओके, तो इन्वेस्टर एंड मिनिस्ट्री जो है वैसे भी अच्छी अच्छी जगह जाना पसंद करती है, और जम्मू और कश्मीर तो वैसे ही बहुत सुंदर है। तो बस हमें ऐसे ही रिलेट करके ध्यान रखना है कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसने इंटीग्रेट किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ कौन सा है? जम्मू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर बहुत सुंदर है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स और मिनिस्ट्री है वो यहीं पे जाना पसंद करेंगे। ओके, 17th question is, SEBI has directed the mutual fund industry to set up an audit committee at the asset management company level. What is the minimum number of directors required in the audit committee? SEBI ने म्यूचुअल फंड उद्योग को परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी स्तर पर एक ऑडिट कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इस लेखा परीक्षा समिति में आवश्यक निर्देशकों की न्यूनतम संख्या क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज 3 डायरेक्टर्स, यानी कि सेबी ने
कहा है कि एक ऑडिट कमिटी बैठाई जाए। तो इस ऑडिट कमिटी में कितने डायरेक्टर्स होने के लिए कहा है? तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स हों। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 डायरेक्टर्स। द ऑडिट कमिटी विल रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स, at least 2/3 of them shall be independent director of AMC. 18th question is, Jens Stoltenberg has been named as the governor of Central Bank of which country? जेम्स स्टोल्टनबर्ग को देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। जेम्स स्टोल्टनबर्ग will be appointed as the governor of Norges Bank, that is the Central Bank of Norway, at the end of 2022. इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जेम्स स्टोल्टनबर्ग हेड है किसका? नाटो का, लेकिन अब उनका पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने वाला है, तो अब नॉर्वे ने सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे का गवर्नर घोषित किया है, यानी कि गवर्नर बनाए जाएंगे जेम्स स्टोल्टनबर्ग। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 19th question is, what is the theme of Safer Internet Day for 2022? 2022 के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस का विषय क्या है? So the correct answer is Together for a Better Internet. जब एक साथ रहेंगे ना तो ऑब्वियसली इंटरनेट सेफ हो जाएगा। ओके, कोई किसी को हैक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो बस 2022 के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर नेट इंटरनेट। द थीम ऑफ सेफर इंटरनेट 2022 इज टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। 20 question is, India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will come up in which state? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है ना खांडवा डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश में। अब ये भारत का पहला व्यावसायिक हाइड्रोजन प्लांट है। अब ये व्यावसायिक है ना, तो ये भारत के मध्य में ही प्लांट किया जाएगा। क्यों मध्य में? ताकि इसको कोई खंड ना कर सके, इसको कोई बेकार ना कर सके, तोड़ ना सके। ठीक है, अब ये मध्य में रहेगा और वो भी व्यावसायिक कॉमर्शियल है, तो सबकी नजर पड़ेगी इस पे। ठीक है, तो मध्य में रहेगा, तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो कोई से खंड ना कर सके, कोई से तोड़ ना सके, इसलिए ये कहां पे लगाया जाएगा? मध्य प्रदेश के खांडवा में। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व एज पर द गोल्ड हब पोर्टल ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के गोल्डन पोर्टल के अनुसार अपने आधिकारिक स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का रैंक क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज 9th। एज पर द ग्लोबल हब, इंडिया's ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व इन द 9th largest in the world. Gold Hub is the official website of the World Gold Council that maintain all the data regarding precious metal. अब यहाँ पे बात हो रही है कि भारत के रिजर्व में जो गोल्ड है उसका स्थान क्या है? तो कौन सा स्थान है? 9th स्थान है। अब भारत का जो गोल्ड है ना वो कैसा है? न्यू है। कैसा है? न्यू। भारत का जो गोल्ड है वो कैसा है? बिल्कुल न्यू। ओके, तो न्यू यानी कि नौ न्यू। तो बस हमें ऐसे ध्यान रखना है कि कौन से प्लेस पे है फिर इंडिया? 9th यानी कि न्यू। किसके? गोल्ड के मामले में, गोल्ड रिजर्व के मामले में। ओके, 22 question is, who has been appointed as the secretary in the Department of Financial Services in the Ministry of Finance? वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज संजय मल्होत्रा। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? संजय मल्होत्रा की। और किसकी? फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जिसके पास फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज्यादा होंगी, यानी कि उसके पास मनी भी बहुत ज्यादा होगा। तो जब मनी बहुत ज्यादा होगा ना, तो वो क्या सोचेगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं बिल्कुल अलग दिखूं। तो उसने क्या सोचा कि सन पर अभी तक किसी ने कुछ अच्छा डिस्कवर नहीं किया है, तो क्यों ना मैं सन पे काम करूं। ठीक है, सन पर विजय हासिल करूं। सन पर विजय, तो आंसर क्या हो जाएगा? सन पर विजय कौन हासिल करना चाहता है? संजय। सन पर विजय संजय। ओके, तो संजय मल्होत्रा को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्रेटरी बनाया गया है। Sanjay Malhotra has been appointed as secretary in the Department of Financial Services in the Ministry of Finance. Third question is, what is the theme of the International Day of Women and Girls in Science? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? So the correct answer is equity, diversity and inclusion. Water unites us. अब इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 Feb को। और अगर आपने
मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं पहले। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको और इजिली याद रहेंगे, वो भी काफी टाइम तक। ओके, 24th question is, what is the percentage of women representation of board seats in India in 2021 as per women in the boardroom report? वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीटों का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? सो द करेक्ट आंसर इज 17.1%. In India, women representation of board seats increased by 9.4% from 2014 to 7.1% in 2021 as per Deloitte Women in the Boardroom Report. अब ये स्टडी वर्ल्ड लेवल पर कंपनी के बोर्ड में वुमेन की प्रेजेंस कितनी है उसको बताता है, यानी कि किसी भी कंपनी में वुमेन की उपस्थिति क्या है उस चीज को ये रिपोर्ट बताती है। ओके, तो अब कितना हो गया है इंडिया में 2021 में 7.1%. 25th question is, which film has received maximum nominations at the 94th Academic Awards? So the correct answer is The Power of Dog. The Power of Dog was lavished with 12 nominations, more than any other film this year, including Best Picture, Best Director, etc. यानी कि The Power of Dog मूवी को सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले हैं इस बार 94th अकेडमिक अवार्ड्स में, वो भी 12 नॉमिनेशंस. ओके, तो हमें ध्यान रखना है पावर ऑफ डॉग को. तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि इस बार किसी भी इंसान वाली मूवी को नहीं मिला है, किससे मिला है? डॉग ने अपनी पावर दिखा के बोल रहा है कि इस बार 94th एकेडमिक अवार्ड का सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मुझे ही चाहिए. किसने बोला? डॉग ने बोला. तो बस हमें बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना है कि 94th एकेडमिक अवार्ड किसे मिला है सबसे ज्यादा नॉमिनेशन? पावर ऑफ डॉग ने, क्योंकि डॉग ने इस बार अपनी पावर दिखा दी. ओके, 26th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? सीमांत स्थायी सुविधा की वर्तमान दर क्या है? So the correct answer is 4.25%. The current marginal standing facility rate is 4.25%. अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या? तो ये बैंकों के लिए होती है कि ये एक ऐसा विंडो है जिसमें बैंक आरबीआई से इमरजेंसी सिचुएशन में लोन लेता है. ओके, सो इस बार इसकी करंट रेट क्या है? 4.25%. Second question is, who is the author of the book अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? So the correct answer is Sagarika Ghosh. Book title Atal Bihari Vajpayee, authored by Sagarika Ghosh, has been launched. It is biography of the former Prime Minister of India. अब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? सगारिका घोष. और सगारिका घोष से हमें क्या समझ में आ रहा है? सागर. अब जब सागर बहता है ना तो बिल्कुल अटल होकर बहता है. अटल होकर बहता है ना सागर, जो बड़े बड़े सागर होते हैं बिल्कुल अटल होकर बहते रहते हैं. तो बस सागर से सगारिका घोष और अटल होके बहना, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी. ओके, सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज सगारिका घोष. 28th क्वेश्चन इज, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया? फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज प्रदीप शाह. प्रदीप शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया. अब यहाँ पे बात हो रही है ना फाइजर, और फाइजर से हमें क्या समझ में आ रहा है? फ्राई. किसी भी फूड को जब हम डीप फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है. तो बस हमें बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है कि किसी भी फूड को जब डीप फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई यानी कि प्रदीप, डीप फ्राई यानी कि प्रदीप शाह. ओके, सो प्रदीप शाह को न्यू चेयरमैन बनाया गया है फाइजर इंडिया का. अभी फाइजर क्या है? तो फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है. ओके, 29th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द EIU 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स? EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? अब डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात हो रही है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 46. ओके, इंडिया इज प्लेस्ड एट 46th पोजीशन अमंग 167 नेशन इन द EIU 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स विथ एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 6.91 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10. यानी कि 167 नेशंस में इंडिया की कितनी पोजीशन है? 46. अब इतनी अच्छी पोजीशन आई है इंडिया की, तो यानी कि इस बार इंडिया क्या है? चर्चे में है. इंडिया क्या है? चर्चे में. ओके, चर्चे में. चर्चे यानी कि चर से हो जाएगा 4 और चे यानी कि 6. सो इंडिया की पोजीशन क्या हो जाएगी? 46. चर्चे यानी कि 46. ओके, 30 क्वेश्चन इज, द इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग विथ विच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट टू शो कास्ट इन द सिंगापुर एयर शो 2022? भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में अपने किस विमान के साथ भाग लेगी? सो द करेक्ट आंसर इज तेजस.
Singapore Air Show is a biennial event that provides a platform for the global aviation industry to showcase its product. The IAF will showcase its indigenous Tejas Mk1 AC during the event. यानी कि ये एक ऐसा शो है, ऐसा सिंगापुर में एयर शो है जहां पे डिफरेंट नेशंस अपने जो फाइटर प्लेन्स हैं उन सबको शो ऑफ करेगी, यानी कि दिखाएगी उसका एयर शो। तो बात हो रही है यहाँ पे सिंगापुर में हुआ है और भारत का किस फाइटर प्लेन ने पार्ट लिया है, तो तेजस ने। अब यहाँ पे बात हो रही है ना सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर से हमें क्या समझ में आ रहा है, सिंग। तो सिंग कैसे करना है, बिल्कुल तेज गाना है, सिंग करते टाइम बिल्कुल तेज गाना है, ठीक है, लो वॉइस में नहीं गाना है, तेज गाना है। तो बस कौन से विमान के साथ, तेजस विमान के साथ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तेजस। 31st question is name the scheme launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the welfare of the transgender community and the beggars. ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? So the correct answer is SMILE. The Union Ministry for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, launched the Center Sector Scheme titled SMILE. अब इस स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसके तहत इसमें होगा क्या, जो ट्रांसजेंडर है और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए, स्किल्स के लिए, हेल्थ के लिए और उनके रहने के लिए इस बेसिस पे काम किया जाएगा। ओके, उनको एक अच्छा सपोर्ट और खुशहाल जिंदगी देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है स्माइल। ओके, 32 क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया हैज डेजिग्नेटेड विच स्पीसीज एज इंडेंजर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रजाति को लुप्त प्राय के रूप में नामित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज कोला। Australia has designated the koala an endangered species which was classified as vulnerable only 10 years ago. अब यहाँ पे बात हो रही है ना endangered species, यानी कि वो स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पे हैं, ओके, which are facing danger of extinction. अब यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ट्रे यानी कि ट्रे, ठीक है। और ट्रे में हम कोई भी चीज वही सर्व करते हैं जो हम सिंगल हाथ से लेके नहीं आ सकते या जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ट्रे में क्या लेके आएंगे? गोला, बर्फ का गोला, ठीक है, गोला, बर्फ का गोला। तो बस हमें ऐसे ही रिलेट करना है, गोला यानी कि कोला, ठीक है। अब कोला की भी बहुत ज्यादा स्पीसीज है तो उसे हम ऐसे तो सिंगल लेके आ नहीं सकते, ट्रे में ला सकते हैं। तो ट्रे से क्या ध्यान रखना है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया ने कोला स्पीसीज को इंडेंजर्ड का टैग दे दिया है। ओके, 33 question is which program has been launched by NABARD to promote natural farming? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? So the correct answer is जीवा। The National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD has launched an agroecology based program called जीवा, meaning life to promote natural farming and show sustainability and regional life and around the agricultural field। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है नाबार्ड ने। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इससे क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे ना उन्हें भी एक अच्छा जीवन मिलेगा। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है कि नाबार्ड ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है। जीवा यानी कि जीवन, जीवन किसको देना है? प्लांट को देना है। जब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैन्योर सिर्फ यूज होंगे तो वैसे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। ओके, और सॉइल को भी कोई नुकसान होगा नहीं होगा। तो बस जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है नाबार्ड ने। ओके, Senior officer S. Kishore has been appointed as the chairman of which commission? वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? So the correct answer is Staff Selection Commission यानी कि SSC. The Department of Personnel and Training Senior Officer S. Kishore was recently appointed as the chairman of Staff Selection Commission. अब हमें ध्यान रखना है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो न्यू चेयरमैन है वो कौन है? एस किशोर। ओके, कौन है? एस किशोर। अब जहां पर भी ना बहुत ज्यादा स्टाफ रहता है, जहां पर भी बहुत ज्यादा क्या रहता है? स्टाफ रहता है, वहां पे शोर बहुत मचता है ना, शोर बहुत मचता है। तो जहां पे भी स्टाफ रहेगा शोर बहुत मचेगा। तो बस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो न्यू चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? एस किशोर। किशोर शोर, किशोर शोर। ओके, 35th question is which company has started India's first project of mixing hydrogen into a natural gas system? किस कंपनी ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको क्या रखना है? बिल्कुल ध्यान। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी कौन सी कंपनी है
जिसका पहला प्रोजेक्ट है वो मिक्स कर रही है हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में। सो द करेक्ट आंसर इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल। ओके, द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल हैज commissioned India's first of its kind project of mixing hydrogen into natural gas system at इंदौर मध्य प्रदेश में। और वो भी कहाँ पे? इंदौर के मध्य प्रदेश में। ओके, तो अब गेल वो ऐसा मिक्स क्यों कर रही है? क्योंकि वो मिक्स करके अपने गल्ले पे रखना चाहती है, गल्ले पे रखना चाहती है, ठीक है, ताकि और ज्यादा इनकम हो। किस पे रखना चाहती है? अपने गल्ले पे। तो गल्ले से बस हमें क्या ध्यान रखना है? गेल। ओके, गेल ध्यान रखना है। और गेल के चेयरमैन और एमडी कौन है प्रेजेंट में? मनोज जैन। कौन है? मनोज जैन। ओके, 36th question is the central government has set a target to replace diesel with renewable energy in the agriculture sector by which year? केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को नवीकरणीय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? यानी कि डीजल से चेंज करना है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो कब तक? सो द करेक्ट आंसर इज 2024 यानी कि 2024। The central government has set a target to replace diesel with renewable energy in the agriculture sector by 2024. 37th question is Justice Munishwar Nath Bhandari has been appointed as the Chief Justice of which High Court? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? So the correct answer is Madras High Court. Justice Munishwar Nath Bhandari has been appointed as the Chief Justice of Madras High Court. अब यहाँ पे बात हो रही है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। अब मुनीश्वर से क्या समझ में आ रहा है? ईश्वर। ओके, ईश्वर और भंडारी यानी कि भंडारा। जब ईश्वर का भंडारा होता है, ईश्वर के लिए जब भंडारा होता है तो जो खाना बनता है ना भंडारे में वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज्यादा रास आता है। ओके, ईश्वर के भंडारे में जब भंडारे का जो खाना बनता है ना वो बहुत रास आता है। क्या आता है? बहुत रास आता है। तो बस रास से क्या हो जाएगा? मद्रास। रास से मद्रास। सो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। 38th question is who has been appointed as the president of the Institute of Chartered Accountants of India for the year 2022-2023? वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? चार्टेड अकाउंटेंट। अब हमें ध्यान रखना है ना, चार्टेड अकाउंटेंट एज चार्ट अमाउंट, चार्ट अमाउंट। ओके, अब किसी भी चार्ट वाली अगर हम दुकान पे जाएंगे ना तो वो अपने पैसे कहाँ रखता है? डब्बे में रखता है ना। उसके पास एक बॉक्स रहता है, एक डब्बा रहता है, उसी में वो अपना पैसे रखता है, जो भी चार्ट बेचने वाला दुकानदार होता है। तो चार्टेड अकाउंटेंट एज चार्ट अमाउंट, हमें चार्ट अमाउंट की तरह रिमेंबर रखना है। ओके, चार्ट अमाउंट यानी कि चार्टेड अकाउंट, और चार्टेड अकाउंट यानी कि चार्ट अमाउंट को हम कहाँ रखते हैं? डब्बे में रखते हैं। सो डब्बे से क्या हो जाएगा? देवाशीष मित्रा। डेबा डिब्बा, डेबा डब्बा। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देवाशीष मित्रा। ओके, सो देवाशीष मित्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर 2022 एंड 2023। 39th question is which of the following central jail started its own radio channel? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल शुरू किया है? सो द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर। सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश हैज स्टार्टेड इट्स ओन रेडियो चैनल जलवानी FM 18.77। अब किसने शुरू किया है अपना खुद का रेडियो चैनल? इंदौर सेंट्रल जेल ने। किसने? इंदौर ने। ओके, अब हमें क्या रखना है? इंदौर यानी कि दूर, इंदौर यानी कि दूर। ठीक है, तो रेडियो चैनल इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जेल में दूर दूर तक आवाज जा सके, दूर दूर तक, है ना, दूर दूर तक आवाज जा सके और लोगों को सुनाई दे सके। सो दूर से हो जाएगा इंदौर। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर। अब बात हो रही है ना मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई चंगन भाई पटेल। मंगूभाई चंगन भाई पटेल। ओके, question is NASA's Parker solar probe took pictures of the surface of which planet from space? नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह की तस्वीरें ली हैं? So the answer of this question is Venus. The Parker solar probe of NASA National Aeronautics and Space Administration has taken pictures of the surface of planet Venus from space. अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि नासा का पार्कर जो सोलर प्रोब है ना, कौन सा पार्कर? सोलर प्रोब, उसने वीनस की पिक्चर ली है।
तो कैसे ध्यान रखना है हमें कि कभी कभी ज्यादा ही सोलर लाइट पड़ती है, यानी कि कभी कभी सोलर लाइट ज्यादा हो जाती है तो प्लैनेट्स की क्या दिखने लगती है, प्लैनेट्स की नस नस दिखने लगती है। तो नस नस से फिर क्या हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। ओके, यानी कि जब कभी कभी बहुत ज्यादा सोलर लाइट पड़ती है तो हर एक प्लैनेट की नस नस दिखने लगती है, तो नस नस से यानी कि वीनस। ओके, अब इसमें है क्या, तो वीनस प्लैनेट पे जो फोटोज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी फोटो कैप्चर की है सोलर प्रोब ने, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का एक एटमॉस्फेयर है वहां पे। एंड अर्थ एंड वीनस में बहुत सी सिमिलरिटीज होने के बावजूद भी वीनस दुर्गम हो गया और अर्थ पे जीवन आ गया। तो इसी पे जो रिसर्चर्स है ना, वो आगे रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्च को आगे बढ़ाने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि अर्थ पे लाइफ आ गई और वीनस पे लाइफ अभी तक नहीं आई है। ओके, 41 question is Indian Railways is setting up the country's biggest and world-class wrestling academy to support wrestling as a sport. In which city will the academy be built? भारतीय रेलवे कुश्ती को एक खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना कर रहा है। अकादमी किस शहर में बनेगी? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली। अब देश की सबसे बड़ी रेसलिंग अकादमी बनेगी दिल्ली में। अब रेसलिंग में ना इंडियन सबका दिल जीतना चाहते हैं, सो कहाँ बनाई जा रही है, दिल्ली में बनाई जा रही है। क्या करना चाहते हैं इंडियंस, रेसलिंग में यानी कुश्ती में सबका दिल जीतना चाहते हैं, इसलिए दिल यानी कि दिल्ली में ये एकेडमी बनाई जा रही है, देश की सबसे बड़ी एकेडमी, राइट। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज अप्रूव्ड टू सेट अप अ स्टेट ऑफ आर्ट रेसलिंग एकेडमी इन इंडियन रेलवेज एट किसानगंज दिल्ली। अब वो भी कहाँ पे, किसानगंज दिल्ली में। 42 क्वेश्चन इज सीबीआई हैज रजिस्टर्ड द बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड केस बाय विच कंपनी? सीबीआई ने किस कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है? सो द करेक्ट आंसर इज एपीजी शिपयार्ड। एपीजी शिपयार्ड ने सबसे बड़ा अब तक का धोखा किया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बुक्ड एपीजी शिपयार्ड फॉर एन एल्स ₹22,842 करोड़ फाइनेंशियल फ्रॉड। एपीजी शिपयार्ड इज द फ्लैगशिप एंटिटी ऑफ एपीजी ग्रुप। सीबीआई ने 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है एबीजी शिपयार्ड में। अब एबीजी शिपयार्ड पे किया है, तो ये एबीजी शिपयार्ड है क्या? तो एबीजी शिपयार्ड एक जहाज निर्माण कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सूरत में है। अब बिगेस्ट फ्रॉड केस किया है एबीजी शिपयार्ड ने, तो एबीजी शिपयार्ड को हमें ध्यान रखना है एबीपी न्यूज से। इससे एबीपी न्यूज से, और एबीपी न्यूज भी कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रॉड केस दिखाती है ना, बहुत ज्यादा फ्रॉड न्यूज दिखाती है। तो फ्रॉड एबीपी न्यूज भी करता है और कभी कभी वही फ्रॉड एबीजी शिपयार्ड ने भी किया है। तो एबीपी न्यूज से एबीजी शिपयार्ड हमें ध्यान रखना है कि अब तक का सबसे बड़ा धोखा किया है एबीजी शिपयार्ड ने। ओके, 43 क्वेश्चन इज नेम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी हु हैज बीन री-इलेक्टेड टू द पोस्ट इन द 2022 इलेक्शन। जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें 2022 के चुनाव में इस पद के लिए फिर से चुना गया है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। German President Frank Walter Steinmeier has been re-elected for a second term of 5 years by a special parliamentary assembly. अब यहाँ पे बात हो रही है जर्मनी की। जर्मनी, तो जर्मनी से हमें क्या समझ में आ रहा है, जर्मनी यानी कि जर्म्स। ओके, और जर्म्स कहाँ कहाँ रहते हैं, जर्म्स हवा में रहते हैं। ओके, हवा में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो यानी कि बस जर्म्स कहाँ पे हैं, वाटर में। जर्म्स कहाँ पे पाए जाते हैं, वाटर में। ओके, तो ऐसा हमें ऑप्शन देखना है जहाँ पे जर्म्स मिल जाए पानी में। ओके, सो फ्रैंक वॉल्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है, वाटर, तो वॉल्टर से यानी कि वाटर। ओके, तो बस फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर जर्मनी के री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए हैं फिर से। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। 44 क्वेश्चन इज कला रामचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज द विच सिटी फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर। कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुरुग्राम। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ गुरुग्राम। अब फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर है गुरुग्राम की। ओके, क्या है फर्स्ट पुलिस कमिश्नर? तो कमिश्नर वही बनेगी ना जिसके अंदर कोई तो बात होगी, है ना, जिसके अंदर कोई तो कला होगी। तो बस कला से हो जाएगा कला रामचंद्रन। और इनके ये जो इनके पास कला है ना कि ये वुमेन की पुलिस कमिश्नर बन गई हैं पहली, तो इन्होंने ये कला किसी से सीखी होगी। किससे सीखी होगी? अपने गुरु से सीखी होगी, है ना। ये कला किससे सीखी होगी? अपने गुरु से। तो गुरु से क्या हो जाएगा, गुरुग्राम, और कला से क्या हो जाएंगी, कला रामचंद्रन। ओके, सो कला रामचंद्रन को
अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर, वो भी कहाँ पे, गुरुग्राम में। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन गुरुग्राम। 45th question is which state initiated Operation परिवर्तन to eliminate the cultivation of cannabis? भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? So the correct answer of this question is Andhra Pradesh. The Andhra Pradesh police has initiated Operation Parivartan, a special operation to eliminate the cultivation of cannabis. आंध्र प्रदेश पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ये विशेष ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है ना ऑपरेशन परिवर्तन। ओके, तो किसी का ऑपरेशन तभी होता है ना जब उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना आंध्र प्रदेश यानी कि अंधे लोग यानी कि ब्लाइंड लोग। ओके, अब ब्लाइंड लोग को ही ना किसकी जरूरत होगी, ऑपरेशन की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें एक परिवर्तन चाहिए, तो ऑपरेशन उसी का होगा जिसे कोई प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे ब्लाइंड लोग को प्रॉब्लम है तो ब्लाइंड लोग का ही ऑपरेशन करके उनके अंदर परिवर्तन लाएंगे, यानी कि ब्लाइंड लोगों को ही परिवर्तन की जरूरत है। तो बस जैसे आप ऑप्शन में देखोगे एग्जाम में ऑपरेशन परिवर्तन, तो परिवर्तन की किसे जरूरत है, ब्लाइंड लोगों को। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश, राइट। Question number 46 is legal mining of Bajri riverbed sand has been initiated in which state? So the correct answer is Rajasthan. Environment clearance has been issued to as many as 60 mining areas and legal mining of Bajri riverbed sand is initiated in Rajasthan. 60 खनन क्षेत्रों को पर्यावरणीय मंजूरी जारी की गई है। राजस्थान में बजरी नदी की रेत का कानूनी खनन शुरू किया गया है। बजरी रिवर सैंड कहाँ पे शुरू किया गया है, राजस्थान में। तो बजरी से हमें क्या समझ में आ रहा है, बंजर। और राजस्थान में ना कई जगह ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बंजर हैं, तो बस बंजर से क्या हो जाएगा, बजरी रिवर बैंड सैंड इनिशिएट किया गया है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बहुत सी जगह बंजर है, तो बंजर यानी कि बजरी। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजस्थान। 47 question is what is the rank of India in the US Green Building Council annual list of country for LEED certificate green building in 2021? US Green Building Council की 2021 में LEED प्रमाणित हरित भवनों के लिए देश की वार्षिक सूची में भारत का रैंक क्या है? So the correct answer is third. India has been ranked third in the world in the US Green Building Council annual list of top 10 nations and areas outside of the United States for LEED certificate green building in 2021. यानी कि शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, थर्ड स्थान है। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 is which country is hosting बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022? कौन सा देश बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कर रहा है? So the answer of this question is Malaysia. The Badminton Asia Team Championship 2022 is an ongoing tournament being hosted at Shah Alam in Malaysia. अब यहाँ पे बात हो रही है ना मलेशिया की, यानी कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई है, मलेशिया में। बैडमिंटन से क्या समझ में आ रहा है, बैड। ओके, बैड और बैडमिंटन और एशिया और मलेशिया, तो एशिया के साथ मलेशिया भी कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हो रही है बैड बात की। ओके, तो कोई भी अगर हम बैडमिंटन ही लेके आए तो बैडमिंटन को एक तरीके से क्या कहा जाएगा, माल है, यानी कि बैड माल। जो माल लेके आए ना वो बहुत बेकार है, यानी कि बैड माल। ठीक है, सो होस्टिंग बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 इज मलेशिया। कौन सा होस्टिंग कंट्री है, मलेशिया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मलेशिया। बैड माल यानी कि मलेशिया। ओके, Question number 49 is which is the first institution set up under the National River Interlinking Policy? So the answer of this question is Ken-Betwa Link Project Authority. The central government has constituted the Ken-Betwa Link Project Authority to implement the first initiative under the National River Interlinking Policy. तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नदी जोड़ने की नीति के तहत पहली परियोजना को लागू करने के लिए केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण गठित किया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। क्वेश्चन
number 40 is which Indian FMCG company has become the first plastic based neutral company in the country? कौन सी भारतीय FMCG कंपनी देश की पहली प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बन गई है? So the answer of this question is Dabur. Dabur India has become the first Indian consumer good company to become completely plastic based neutral. यानी कि प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी देश की पहली कौन बन गई है? डाबर बन गई है। तो अब हमें ध्यान रखना है डाबर। डाबर के लोगो में ही क्या बना हुआ है? ट्री बना हुआ है, टी बना हुआ है, ट्री। तो ट्री ही इंडिकेट कर रहा है कि डाबर बिल्कुल भी प्लास्टिक को यूज नहीं करता, यानी कि डाबर का लोगो खुद इंडिकेट कर रहा है कि प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बन गए हैं हम। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाबर, और इस तरीके से आप उसके लोगो से ही ध्यान रख सकते हैं, ओके, कि कौन सी कंपनी बन गई है? डाबर। Question number 51 is Vedant has tied with which company to form a joint venture for manufacturing semiconductors in India? वेदांत ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? So the answer of this question is Foxconn. The Indian mining major Vedanta has inked an MOU with Taiwan Electronics Manufacturing Company, Horne Technology Group, better known as Foxconn, to form a joint venture for manufacturing semiconductors in India. Okay? So वेदांत ने भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ताइवान के फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। और इस समझौते से आखिर होगा क्या? तो इस समझौते से वर्ल्ड लेवल पर चिप की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके जरिए भारत सरकार ने भी इसे सपोर्ट किया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉक्सकॉन। और फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? ताइवान। ओके, तो फॉक्सकॉन के साथ ही टाई अप किया है वेदांत ने सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 52 इज सेंटर हैज एलोकेटेड ₹2.26 करोड़ फॉर मेदाराम जात्रा 2022 फेस्टिवल। द बाइनियल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? केंद्र ने मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। द्विवार्षिक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तमिलनाडु। 52 question is Center has allocated ₹2.26 crore for Medaram Jatara 2022 festival. The biennial festival is organized in which state? केंद्र ने मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। द्विवार्षिक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? So the answer of this question is Telangana. The Ministry of Tribal Affairs, Government of India has sanctioned ₹2.26 crore for Medaram Jatara 2022 फेस्टिवल इन तेलंगाना। अब यहाँ पे बात हो रही है मेदाराम जतारा फेस्टिवल की। अब ये क्या है? ये एक फेस्टिवल है। अब मेदाराम से हमें क्या समझ में आ रहा है? मैदा। तो ये एक फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल में मैदा का भी यूज हो रहा होगा। तो अगर मैदा का यूज होगा तो मैदा को फ्राई करने के लिए आखिर किसकी जरूरत पड़ेगी? तो मैदा को फ्राई करने के लिए ऑब्वियसली किसकी जरूरत पड़ेगी? तेल की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मेदाराम से निकल के आया हमारा मैदा, और मैदा को फ्राई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तेल की। तो तेल से फिर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ओके, सो मेदाराम जतारा 2022 फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? तेलंगाना में। ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तेलंगाना। Question number 53 is which country has become the first in the world to allow drones to operate in civilian airspace? कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? So the answer of this question is Israel. Israel has become the first country in the world to allow unmanned aircraft vehicles to operate in civilian airspace. अब यहाँ पे बात हो रही है ना कि ड्रोन्स का यूज कर रहा है इजराइल। ओके, तो ड्रोन्स का यूज तभी करते हैं ना किसी चीज को इजी बनाने के लिए। ओके, इजी बनाने के लिए, ताकि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स का मैनेजमेंट इजी हो सके। तो वो कंट्री यूज कर रही है जो अलाउ करना चाहती है अनमैन्ड एयर व्हीकल्स के मैनेजमेंट को इजी बनाना चाहती है। तो इजी से क्या हो जाएगा? हमारा इजराइल। इजी इजराइल, इजी इजराइल। ओके, इजराइल एंड इजी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इजराइल, यानी कि ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाला सिविलियन एयर स्पेस में कौन हो गया है? इजराइल। इजी बनाने के लिए इजराइल। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इजराइल। 54th question is which nation land forces commander visited India for the very first time?
किस देश के लैंड फोर्स कमांडर ने पहली बार भारत का दौरा किया? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साउथ अरेबिया। द कमांडर ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतेर अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ 3-day विजिट। ओके, 3 दिन के लिए ये भारत आए और ये पहली बार आए हैं, तो फर्स्ट टाइम आए हैं, यानी कि 100 सदी के बाद आए हैं भाई ये साहब, 100 सदी के बाद। तो बस 100 सदी के बाद भारत कौन आया है? तो 100 सदी से क्या हो जाएगा? सऊदी। 100 सदी सऊदी, सो सऊदी अरेबिया के कमांडर। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 55 इज सैन्य रणक्षेत्रम was a first ever hackathon organized by which organization? सैन्य रणक्षेत्रम किस संगठन द्वारा आयोजित पहला हैकथॉन था? So the answer of this question is Indian Army. The Indian Army had conducted a first of its kind hackathon named सैन्य रणक्षेत्रम to showcase the technology side of the army and promote proficiency and expertise in the use of emerging technology. So टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, दिखाने के लिए ये सैन्य रणक्षेत्रम हैकथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इंडियन आर्मी। तो हमें ध्यान रखना है ना, सैन्य रणक्षेत्रम, सैन्य यानी कि सैन्य, सैन्य से हमें क्या समझ में आ रहा है? सैन्य, सैन्य। और इंडियन आर्मी को भी सेना सैन्य ही कहा जाता है, तो सैन्य यानी कि इंडियन आर्मी। तो बस इंडियन आर्मी को भी सैन्य यानी कि सेना कहा जाता है, तो सैन्य देखते ही आप समझ जाओगे, यानी कि इंडियन आर्मी का ये हैकथॉन है। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी। Question number 56 is Ministry of Textiles has extended the timeline for submission of application under the PLI scheme for textiles. What is the total outlay of PLI scheme for textile? कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा के लिए PLI योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। कपड़ा के लिए PLI योजना का कुल परिपक्व कितना है? So the answer of this question is 10,683 करोड़। अब इस आवेदन को जमा करने की तिथि 28 फरवरी तक कर दी गई थी। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है ना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की। तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के मौके तैयार करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 10,683 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10,683 करोड़। Question number 57 is Who is the top ranked Indian in the ICC Women ODI Batting Ranking? ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष क्रम वाली भारतीय कौन है? So the answer of this question is मिथाली राज। इंडियन स्कीपर मिथाली राज is the highest ranked Indian in the ICC Women ODI Batting Ranking में। अब ये हाईएस्ट बन गई है, वो भी किसमें? वनडे इंटरनेशनल में। ओके, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि कोई भी वुमेन अगर टॉप रैंक पे होगी आईसीसी वुमेन ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में ना, तो वो एक बार तो मिठाई जरूर ही खिलाएगी अपनी खुशी का, है ना, एक बार तो मिठाई जरूर ही खिलाएगी। तो एक बार से क्या हो जाएगा वनडे इंटरनेशनल में, और मिठाई से कौन हो जाएंगी? मिथाली राज। मिथाली यानी कि मिठाई। ओके, सो मिथाली राज इज द टॉप रैंक इंडियन इन द आईसीसी वुमेन ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मिथाली राज। Question number 58 is Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Secondary Education? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? So the answer of this question is Vineet Joshi. IS Vineet Joshi has been appointed as the new chairman of the Central Board of Secondary Education (CBSE). अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? CBSE की। तो CBSE ना कुछ चेंजेस लेके आता रहता है। तो CBSE ने ना एजुकेशन के लिए एक नई नीति लेके आया है, वो भी फुल जोश में। तो उसने सोचा CBSE ने कि आप किसी को ऐसे कोई अपॉइंट किया जाए ना जो नई नीति लेके आए और फुल जोश में हो। क्या करे? नई नीति लेके आए। ओके, नई नीति लेके आए और फुल जोश में हो। तो बस नई नीति से क्या हो जाएगा? विनीत, और जोश से क्या हो जाएगा? जोशी। ओके, तो CBSE के एजुकेशन के लिए विनीत जोशी एक नई नीति लेके आए हैं बिल्कुल जोश में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विनीत जोशी। Question number 59 is the Waste to Wealth Creation Program of SIDBI has been launched in which state? SIDBI का Waste to Wealth Creation Program किस राज्य में शुरू किया गया है? So the answer of this question is West Bengal. Small Industries Development Bank of India SIDBI has launched the Waste to Wealth Creation Program for women in the Sundarban in West Bengal. यानी कि वेस्ट चीजों से क्रिएशन करना, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। अब सीधे
क्या करना है, वेस्ट से क्रिएशन करना है, वेस्ट टू क्रिएशन, ओके, वेस्ट से क्रिएशन करना है। अब वेस्ट से क्या समझ में आ रहा है, वेस्ट यानी कि वेस्ट, वेस्ट यानी कि वेस्ट, तो बस वेस्ट से क्या हो जाएगा वेस्ट, और वेस्ट से यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया गया है बाय सिडबी, ओके। अब सिडबी है क्या, तो अबाउट सिडबी एक प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट, डेवलप, फाइनेंस करने में हेल्प करता है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में, ओके। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट से वेस्ट, वेस्ट से वेस्ट। Question number 60 is, veteran Indian singer and composer Bappi Lahiri has passed away on the political and he was associated with which party? वयोवृद्ध भारतीय गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। राजनीतिक दृष्टि से वे किस दल से जुड़े थे? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भारतीय जनता पार्टी। 61 question is, the Quit Tobacco app has been launched by which organization to support people in quitting the use of tobacco in all form? सभी रूपों में तंबाकू का उपयोग छोड़ने में लोगों का समर्थन करने के लिए किस संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन हैज लॉन्च्ड अ क्विट टोबैको ऐप टू हेल्प पीपल गिव अप द यूज ऑफ टोबैको इन ऑल फॉर्म इंक्लूडिंग स्मोकलेस एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे बात हो रही है ना WHO की, और WHO को ना सबकी हेल्थ की फिक्र रहती है क्योंकि W एक हेल्थ से ही जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, तो WHO को सबकी हेल्थ की फिक्र रहती है। तो किसकी बात करता है WHO? क्विट करने की बात करता है, बेकार आदतों को क्विट करो, छोड़ो, क्विट करने की बात करता है। तो क्विट करने की बात कौन करेगा? WHO। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज WHO, यानी कि तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका समर्थन किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन नंबर 62 इज, विच स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्ड देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपॉन रतन टाटा? रतन टाटा को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज असम। असम का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो क्या है? असम वैभव, असम वैभव। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? असम लिखा है। असम से क्या समझ में आ रहा है ना? आम समझ में आ रहा है, आम। अब असम का वैभव क्या है? हमने मान लिया आम है। अब आम को लेके जाना है असम को, तो आम को लेके जाने के लिए ना कोई गाड़ी होनी चाहिए, और गाड़ी उसने कौन सी ली? टाटा ली, यानी कि टाटा सोमो गाड़ी को लेना पसंद किया, ओके। तो बस रतन टाटा यानी कि टाटा, रतन टाटा को असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, वैभव, ओके, असम वैभव। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज असम। असम यानी कि आम, और आम किस में लेके जाना है? टाटा सोमो में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 63 इज, व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 का विषय क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। अब इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 फेब को, और इस बार ये पड़ा था ट्यूसडे को, ओके। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 इज, which team has won the senior national volleyball championship 2021-2022 in the men's category? So the answer of this question is Haryana. Haryana defeated the Indian Railway 3-0 to win the men's title in senior national volleyball championship 2021-2022. अब यहाँ पे सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है किसने? एक ऐसी टीम ने जिसे कोई हरा नहीं पाया, ओके, जिसे कोई हरा नहीं पाया। तो किसे हरा नहीं पाया? हरा नहीं यानी कि हरियाणा, जिसे कोई हरा नहीं पाया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हरियाणा। हरियाणा ने इंडियन रेलवे को 3-0 से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 65 इज, द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन वाज क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस? दुनिया की पहली महिला किस प्रक्रिया से HIV से ठीक हुई हैं? सो द करेक्ट आंसर इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। The woman is a leukemia patient and received a stem cell transplant from someone with natural resistance to the AIDS-causing virus. An umbilical cord blood transplant was done as a part of her cancer treatment. वैसे तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ये फर्स्ट वुमेन है, बट
वैसे ये थर्ड नंबर की हैं, ओके। यानी कि ऑलरेडी 2 बार स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से HIV को क्योर किया जा चुका है, बट वुमेन में ये फर्स्ट पर्सन है। और इन वुमेन का आखिर नाम क्या है? तो शेरॉन लेविन, ओके। कौन सी लेविन? शेरॉन लेविन, राइट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। Question number 66 is, which is the venue of the Defense Expo 2022 Defense Exhibition? Defense Expo 2022 रक्षा प्रदर्शनी का स्थल कौन सा है? So the answer of this question is गांधीनगर. Defense Expo 2022 India's biennial flagship defense exhibition is scheduled to be held in Gandhinagar, Gujarat in March. अब इस बार डिफेंस एक्सपो यानी कि एक्सपोज किए जाते हैं, हमें कैसे ध्यान रखना है कि एक्सपोज किए जाते हैं जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इस बार कहाँ पे एक्सपोज किया जाएगा? गांधी के नगर में। सो गांधीनगर, और वो भी कब? रात में, ओके। रात में एक्सपोज किया जाएगा गांधी के नगर में। सो द डिफेंस एक्सपो 2022 का एग्जीबिशन इस बार कहाँ पे होगा? गांधीनगर में, राइट। Question number 67 is, how many teams will compete in the league stage of रणजी ट्रॉफी 2022? रणजी ट्रॉफी 2022 के लीग चरण में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी? So the answer of this question is 38. The रणजी ट्रॉफी 2022 league phase will comprise 38 teams from different states and union territory. Question number 68 is, which team has won the 2021 FIFA Club World Cup Championship? So the answer of this question is Chelsea. English club Chelsea defeated Brazilian club Palmeiras 2-1 to win the 2021 FIFA Club World Cup Final. अब हमें ध्यान रखना है ना कि FIFA Club World Cup Championship किसने जीती है? चेल्सी ने जीती है, ओके। चेल्सी। तो बस फीफा यानी कि फ्री, ओके, यानी कि फ्री में चालाकी से चेल्सिया ब्राजील से जीत गई। कैसे जीत गई? चालाकी से। अब ब्राजील भी बहुत अच्छा फीफा खेलता है ना, तो बस चेल्सिया चालाकी से जीत गई। हमें बिल्कुल बस याद रखना है किसी न किसी चीज से रिलेट करके। तो चेल्सिया जैसे कि चालाकी से जीत गई, किससे? ब्राजील से। तो बस फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इस बार ब्राजील ना जीत के कौन जीता है? चेल्सिया जीता है, ओके। अब ब्राजील के क्लब फ्लामोरेस को 2-1 से हरा के, ओके। और वेन्यू क्या था इसका इस बार? यूनाइटेड अरब अमीरात में फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ है 2021 का, राइट। नंबर 69 इज, द फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट हैज रिसेंटली बीन रिलीज फॉर विच सेक्टर? फेथ 2035 दृष्टि दस्तावेज हाल ही में किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टूरिज्म. द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ has released the फेथ 2035 vision document containing goals and execution path for making Indian tourism preferred and loved by the world by the year 2035. अब यहाँ पे बात हो रही है द फेथ 2035 विजन की, और विजन यानी कि दृष्टि, ओके। तो टूरिज्म के लिए ना दृष्टि का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आप नज़ारों का अच्छे से मजा ले पाएंगे। तो बस द फेथ 2035 विजन किससे रिलेटेड है? टूरिज्म से, टूरिज्म के लिए, क्योंकि दृष्टि अच्छी यानी कि विजन अच्छा होना चाहिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टूरिज्म. क्वेश्चन नंबर 70 इज, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 इन 2022? 2022 में G20 का विषय क्या है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. अब यहाँ पे बात हो रही है G20, तो आखिर ये G20 है क्या? तो वर्ल्ड के प्रमुख डेवलप एंड डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज को एक साथ ये लेके आता है। यूरोपियन यूनियन सहित 19 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, और 2021 की समिट कहाँ पे हुई थी? रोम, इटली में, ओके। G20 2021 का समिट कहाँ पे हुआ था? रोम, इटली में. क्वेश्चन नंबर 71 इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लोकेटेड? यानी कि UNCTAD अंकटाड का हेडक्वार्टर पूछा है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेनेवा. United Nations Conference on Trade and Development is an intergovernmental organization established in 1964 in Geneva, Switzerland, with an aim to promote trade among developing countries. Developing countries के among trade को बढ़ाने के लिए इस organization का इनॉग्रेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में. तो मैंने ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स की वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है
तो इस पूरी वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स और उनके सेक्रेटरी जनरल को ध्यान रखने में। Question number 72 is India's first water taxi service has been launched by Union Minister of Port, Shipping and Waterways Sarabnanda Sonowal in which place? भारत की पहली जल टैक्सी सेवा केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान पर शुरू की है? So the answer of this question is Mumbai. The Union Ministry of Port, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal flagged off India's first water taxi service in Maharashtra from the newly constructed Belapur jetty. The water taxi service will connect the twin cities of Navi Mumbai to mainland Mumbai. अब यहाँ पे बात हो रही है ना कि पहली जल टैक्सी, तो पहली जल टैक्सी शुरू होने के लिए ना उस स्टेट में शुरू होगी जहाँ पे वाटर हो, यानी कि जहाँ पर बीच वगैरह हो। तो मुंबई ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वाटर है और बीच भी है और महान राष्ट्र है, यानी कि महान राष्ट्र है। अब महान राष्ट्र है और ऊपर से बीच भी है, तो यहीं पे जल टैक्सी खोली जाएगी, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा टैक्स जनरेट हो सकता है ना, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। सो पहली जल टैक्सी सेवा केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली जल टैक्सी कहाँ पे शुरू की है? मुंबई में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मुंबई। 83 is who has been conferred with Hilal-e Pakistan the second highest civilian award of Pakistan in 2022? किसे 2022 में हिलाल पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक प्राइज है, हिलाल-ए पाकिस्तान। So the answer of this question is Bill Gates. Philanthropist and founder of Microsoft Corporation, Bill Gates has been conferred with Hilal-e Pakistan, which is the second highest civilian award of Pakistan. He is receiving this award as the co-chair of Bill and Melinda Gates Foundation. So, पाकिस्तान के दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल-ए पाकिस्तान किसे दिया गया है? बिल गेट्स को दिया गया है। Question number 74 is Government has notified the green hydrogen and green ammonia policy as a part of the strategy to achieve the target of production of 5 million tons of green hydrogen by which year? सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 2030 तक। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। दिस इज द लाइन विद द गवर्नमेंट टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, यानी कि 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2030। Question number 75 is which African country has declared a polio outbreak? किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप घोषित किया है? So the correct answer is मलावी। मलावी कहाँ है? अफ्रीका में। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO अफ्रीका में 5 साल से अधिक समय से पोलियो वायरस का पहला केस आया है। जंगली बीमारी पोलियो वायरस का ये पहला केस है और ये एक छोटी बच्ची में पाया गया है। सो कौन सी अफ्रीकन कंट्री में पोलियो का आउटब्रेक हुआ है? मलावी में। Okay, so the answer of this question is option D. Question number 76 is who has been appointed as brand ambassador of gaming app A23? So the correct answer is शाहरुख खान। अब यहाँ पे बात हो रही है गेमिंग ऐप A23 की। अब गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर उसे ही बनाया जाएगा ना जो बिल्कुल गेम में घुसा ही रहता हो, यानी कि जिसके रूह में गेम बसा हो, जो बस जिसका दिमाग खेलने में ज़्यादा लगता हो। तो बस हमें इसी तरीके से रिलेट करना है। अब गेम जो भी खेलता है ना वो बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो बिल्कुल उसके रूह में घुस जाए गेम। तो बस रूह से क्या हो जाएगा? शाहरुख, यानी कि शाहरुख। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शाहरुख खान। शाहरुख खान हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप A23। Question number 77 is the Smart Card Arm License and Shastra app has been launched by which police department of which state? स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस एंड सशस्त्र ऐप ऑफ द दिल्ली पुलिस ऑन द occasion of the 75th
एनिवर्सरी ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की 75th एनिवर्सरी पे स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप लॉन्च किया है बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा। कहाँ पे? दिल्ली में। अब ये सशस्त्र ऐप will help beat officers in identifying the credential of armed license holders anytime during day-to-day random checking. So the answer of this question is Delhi. दिल्ली में स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह। Question number 78 is who has been appointed as India's first नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जी अशोक कुमार। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवी वाइस एडमायरल जी अशोक कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC, यानी कि पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो अब आखिर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो 14 साल पहले 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी अशोक कुमार। क्वेश्चन नंबर 79 इज द करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 has achieved the feat of becoming the first event in India where more than 1 lakh students participated in career counseling in one workshop. The workshop was organized at which place? किस place पे organize किया गया है? So the correct answer is बीकानेर। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप प्रक्षेप 2022 ने भारत में पहला इवेंट बनने की उपलब्धि हासिल की है जहाँ पे 1 लाख से अधिक छात्रों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया है। तो वो कौन सा सिटी हो गया है? बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर। अब हमें ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का बीकानेर है। तो बस कैसे ध्यान रखना है कि इस करियर काउंसलिंग में ना बच्चों को ये बताया गया है कि वो आगे अपने करियर में कोई भी चीज़ ना कैसे बेचें, कोई भी चीज़ कैसे बेचें। तो बस बेचे समय क्या ध्यान रखना है? बेचे यानी कि बीकानेर, यानी कि बिक बिक। ओके, तो बिक यानी कि बीकानेर। तो कौन सा ऐसा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है जिसने रिकॉर्ड बना दिया है, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? तो ये परामर्श 2022 कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के बीकानेर में। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बीकानेर। अब राजस्थान की बात हो रही है ना, तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान में सारिस्का टाइगर रिजर्व और भरतपुर बर्ड सेंचुरी आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। सो 79 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीकानेर। Question number 80 is which bank has won the Best Technology Bank of the Year award among the large bank segment in IBA 17th Annual Banking Technology Award 2021? किस बैंक ने IBA के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक ऑफ द ईयर का प्राइज जीता है? ओके, यानी कि बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का प्राइज जीता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैंक ऑफ बड़ौदा। In the large bank segment, Bank of Baroda has won the Best Technology Bank of the Year award in IBA 17th Annual Banking Technology. 17th Annual Banking Technology में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अब यहाँ पे बात हो रही है ना बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज कर बड़ौदा ने अपने बैंक को ब्रॉड कर लिया। अपने बैंक को क्या किया? ब्रॉड किया, यानी कि जो भी बैंक टेक्नोलॉजी का यूज कर अपने बैंक को ब्रॉड करेगा उसे ही ये प्राइज दिया जाएगा। तो ब्रॉड यानी कि बड़ौदा। ओके, बैंक ब्रॉड यानी कि बड़ौदा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 81 इज विथ रेफरेंस टू प्लास्टिक पैकेजिंग व्हाट डज EPR स्टैंड फॉर? प्लास्टिक पैकेजिंग के संदर्भ में EPR का अर्थ क्या है? सो the answer of this question is option C, extended producer responsibility. The Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified guidelines on the extended producer responsibility for plastic packaging under the Plastic Waste Management Amendment Rule 2022. This aims to eliminate single-use plastic. Okay? Single use भी ना हो प्लास्टिक का, इस चीज को खत्म करने के लिए extended producer responsibility एक प्लास्टिक पैकेजिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 इज विच डे ऑफ द ईयर 2022 हैज बीन डेडिकेटेड फॉर कॉमेमरेटिंग वर्ल्ड पेंगोलिन डे एवरी ईयर? वर्ष 2022 के किस दिन को हर साल विश्व पेंगोलिन दिवस मनाने के लिए समर्पित किया गया है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज February 19।
19 फरवरी को हर साल वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। ओके, तो अगर आपने फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज वाली भी वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस वीडियो से भी। क्वेश्चन नंबर 83 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फुल टाइम टेस्ट कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 83 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फुल टाइम टेस्ट कैप्टन। भारत के पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा को फुल टाइम टेस्ट क्रिकेट कैप्टन के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, इसलिए कर दिया गया है ना क्योंकि ये हर टाइम हिट करके रन बना लेते हैं, तो हर टाइम यानी कि फुल टाइम टेस्ट कैप्टन अब किसे बना दिया है? रोहित शर्मा को। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 इज Which will be the first country to adopt India's UPI platform? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला भारत के बाहर कौन सा देश पहला देश बन गया है? यानी कि भारत के बाहर का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने भारत का UPI प्लेटफॉर्म को अपनाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपाल। Nepal will be the first country to adopt India's UPI system, which will play a pivotal role in transforming the digital economy of the neighboring country. अब यहाँ पे बात हो रही है ना नेपाल की और किसकी? यूपीआई प्लेटफॉर्म की। तो यूपीआई प्लेटफॉर्म को यानी कि इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म भी कोई अब अपने देश में पालेगा, कोई अब अपने देश में भी पालेगा। ठीक है, पालेगा, तो पालेगा यानी कि नेपाल, पाल। ठीक है, तो यानी कि इंडिया का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है, जो यूपीआई सिस्टम है, कोई एक कंट्री अपने ही देश में, अपने भी देश में पालेगा। तो कौन पालेगा? नेपाल, नेपाल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेपाल। Question number 85 is the book title A Nation to Protect has been authored by whom? A Nation to Protect नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? So the correct answer is प्रियम गांधी मोदी। अब नेशन को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, तो नेशन को प्रोटेक्ट वही करेगा ना जिसको अपनी नेशन प्रिय होगा, जिसको अपना नेशन प्रिय होगा गांधी जी की तरह, जिसको अपना नेशन प्रिय होगा गांधी जी की तरह। सो बस द ऑथर ऑफ दिस बुक इज प्रियम गांधी मोदी। So, Priyam Gandhi Modi title A Nation to Protect has been authored by Priyam Gandhi Modi. Question number 86 is Heal by India is an initiative by the Government of India to improve India's educational institution with a focus on which sector? भारत सरकार द्वारा हील बॉय इंडिया किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के लिए एक पहल है? So, option A is correct, health. The Government of India will be promoting the Heal by India initiative to improve India's educational institution in the health sector. Question number 87 is in 2022 which edition of Soil Health Card Day is being celebrated? 2022 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? So the answer of this question is 7th. 7th in India, 19 February is marked as the Soil Health Card Day to commemorate the launch of the Soil Health Card scheme and create awareness about the benefit of the scheme. अब Soil Health Card में होगा क्या? जो किसान होंगे उसे सॉइल को और फर्टाइल करने के बारे में बताया जाएगा। प्रॉपर एक अमाउंट तक उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का खाद और बीज दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। Question number 80. Which country has become the world top ranked T20 team in the latest ICC T20 team ranking? नवीनतम ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष क्रम वाली T20 टीम बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। India has become the world top ranked T20 side after its recent 3-0 win in the T20 series against West Indies. India's series win helped it overtake the previously top ranked side, England, in the ICC T20 team ranking 2022. So the answer of this question is India, option B. Question number 89 is former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav has got how many years of imprisonment in the 5th Fodder scam verdict? चारा घोटाले के 5वें फैसले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कितने साल की सजा हुई है? So option B is correct, 5 years. A CBI court in Ranchi has sanctioned RJD leader and former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav to 5 years imprisonment in the 5th Fodder scam case. Question number 90 is the IBRD arm of the World Bank has recently approved a loan worth rupees
$115 million for the state government of Karnataka and Odisha for the implementation of which project? विश्व बैंक की IBRD शाखा ने हाल ही में किस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक और उड़ीसा के राज्य सरकारों के लिए $115 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? So option C is correct. Reward. The government of India, the state government of Karnataka and Odisha have signed a loan agreement with the World Bank of the total worth $115 million for regenerating watershed for agriculture resilience through innovative development reward program. तो यानी कि भारत सरकार ने कर्नाटक और उड़ीसा के राज्य सरकारों ने इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवॉर्ड कार्यक्रम के माध्यम से कृषि को लचीलापन के लिए वाटरशेड को फिर से जीवित करने के लिए विश्व बैंक से $115 मिलियन के कुल ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? वाटरशेड के लिए। सो 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड। Question number 91 is, which nocturnal pollinator has been found to have a vital role in pollination in the Himalayan ecosystem? हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में परागण में किस निशाचर परागण की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है? So option A is correct. Moth. As per study, moth are vital to pollination in the Himalayan ecosystem of northeast India. The study highlights 91 species of moth as potential pollinator of 21 plant families in Sikkim and Arunachal Pradesh. यानी कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश की 91 स्पीसीज ऑफ मॉथ पे प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 92 इज, which Indian PSU has bagged the honor of India's most trusted public sector company award at the Energy Meet 2022 and Excellence Award ASSOCHAM? किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को एसोचैम के एनर्जी मीट 2022 और उत्कृष्टता पुरस्कारों में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान मिला है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोल इंडिया लिमिटेड CIL. State-run Maharatna Coal PSU Coal India Limited has been awarded the India's most trusted public sector company award at the Energy Meet 2022 and Excellent Award of ASSOCHAM. अब यहाँ पे बात हो रही है ना कोल इंडिया लिमिटेड की, कि कोल इंडिया लिमिटेड को इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है। तो कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। ओके, कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 93 इज, the Supreme Court has scrapped the gender cap on performance in orchestra bar in which state? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर गैप को खत्म कर दिया है? जेंडर कैप को खत्म कर दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन सी. द सुप्रीम कोर्ट हैज स्क्रैप्ड द कंडीशन imposed by महाराष्ट्र अथॉरिटी दैट लिमिटेड द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल परफॉर्मेंस इन ऑर्केस्ट्रा बार टू 4 ईच। यानी कि नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल्स को इक्वल कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। यानी कि दोनों तरफ से 4 ही रहेंगे, यानी कि मेल भी 4 रहेंगे और फीमेल भी 4 रहेंगी। और हमें ध्यान रखना है कि ये ऑर्केस्ट्रा बार जेंडर कैप को खत्म कर दिया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। यानी कि ऐसा काम उसी स्टेट में हो सकता है जो महान राष्ट्र हो। महान, तो महान से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ओके, यानी कि महाराष्ट्र में जो ऑर्केस्ट्रा बार होते हैं वहां पे नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल मेंबर्स को परफॉर्मर्स के नंबर्स को कम कर दिया गया है और ये कम करके 4 कर दिया गया है ईच, यानी कि 4 ही मेल होंगे और 4 ही फीमेल होंगी। ओके, 94 इज, Indian tennis star Manika Batra has been roped in as the brand ambassador of which sportswear brand? भारतीय टेनिस स्टार मनिका बत्रा को किस स्पोर्ट्सवियर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज एडिडास। अब एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनिका बत्रा को, और ये कौन सी प्लेयर है? टेनिस प्लेयर है। तो एडिडास से क्या समझ में आ रहा है? एडी यानी कि एड यानी कि एडिशनल। ओके, यानी कि एडिडास के कपड़े पहनने के लिए कपड़े पहनने के लिए एडिशनल मनी पे करना पड़ेगा। और एडिशनल मनी कौन पे कर पाएगा? जिसके पास मनी होगा। तो मनी यानी कि मनिका बत्रा। तो मनी से क्या हो जाएगा? मनिका बत्रा। तो जैसे ही आप 4 ऑप्शंस में देखोगे एडिडास, पूमा, रिबॉक, नाइकी, यानी कि एडी यानी कि एडिशनल मनी पे करना पड़ेगा एडिडास के कपड़े पहनने के लिए, और वही पे कर पाएगा जिसके पास एडिशनल मनी होगा। यानी कि मनी से क्या हो जाएगा? मनिका बत्रा। सो मनिका बत्रा को अपॉइंट किया गया है एडिडास का न्यू ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 95 इज, इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेंट
मोबाइल लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अब यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी की, यानी कि जैव सुरक्षा स्तर। सो द करेक्ट आंसर इज नासिक। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर Bharati Pravin Panwar is inaugurated India's first biosafety level 3 containment mobile laboratory in Nasik in Maharashtra. अब यहाँ पे बात हो रही है ना जैव सुरक्षा स्तर। अब सुरक्षा किससे करनी है? यानी कि जब लोगों की सुरक्षा होगी तो वो क्या नहीं पड़ेंगे? सिक नहीं पड़ेंगे, यानी कि लोग सिक ना पड़े, इसलिए ये पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। क्या ना पड़े? लोग सुरक्षित रहे, सिक ना पड़े। तो सिक से बस क्या हो जाएगा? नासिक। तो किस स्टेट में, किस सिटी में? नासिक में। सो 95th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक। क्वेश्चन नंबर 96 इज गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पर्पल रिवैल्यूएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बैगनी क्रांति शुरू की है। यह किस फसल की खेती से संबंधित है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेविएंडर। अब जम्मू और कश्मीर में बैगनी क्रांति शुरू की है, तो उसी फसल को शुरू किया जाएगा ना क्रांति, उस फसल के नाम से जिसको सब लोग प्रेम करते हो, जिसको सब लोग लव करते हो, ठीक है, लव करते हो, तो उसी के लिए तो क्रांति की जाएगी। यानी कि क्रांति उसी चीज के लिए की जाती है जिसके लिए हमें प्यार हो और वो चीज हमें सही से नहीं मिलती, तो बस लव से, यानी कि लेविएंडर। सो सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बैगनी क्रांति शुरू की है, किस फसल के लिए? लेविएंडर फसल के लिए। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, लेविएंडर। Question number 97 is which Indian grandmaster recently achieved the feat of becoming the youngest player to beat Magnus Carlsen of Norway in a chess tournament? किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने हाल ही में एक शतरंज टूर्नामेंट में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की है? सो द करेक्ट आंसर इज आर प्रज्ञा आनंदा। अब आर प्रज्ञा आनंदा यानी कि इनका नाम क्या है? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ओके, इनका पूरा नाम क्या है? रमेश बाबू। तो रमेश बाबू ने मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं उन्हें हरा दिया है और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इंडियन टीन चेस ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा क्रिएटेड हिस्ट्री एज he defeated world number 1 chess champion Magnus Carlsen of Norway in an online chess tournament. So this question is very important. Okay. Question number 98 is the Union government has organized a week-long science exhibition titled Vigyan सर्वत्र पूज्यते केंद्र। The event has been organized at how many locations simultaneously? केंद्र सरकार ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते शीर्षक से एक सप्ताह तक चलने वाली विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजित किया है। कार्यक्रम का आयोजन एक साथ कितने स्थानों पर किया गया है? So the correct answer is 75. The government of India has organized a week-long science exhibition titled Vigyan Sarvatra Pujyate as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav commemoration. It will be conducted simultaneously at 75 locations across the country through a hybrid. Okay. So कितनी जगह एक साथ शुरू किया गया है? 75 जगह। Question number 99 is K.N. Raghavan has been appointed as the chairman of which international body? K.N. Raghavan को किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? So option B is correct, International Rubber Study Group. Okay, International Rubber Study Group. अब यहाँ पे बात हो रही है रबर स्टडी ग्रुप, रबर। ओके, और किसे अपॉइंट किया गया है? K.N. Raghavan, वन यानी कि वन। ओके, तो वन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहले 1 रुपए की भी रबड़ मिल जाती थी, 1 रुपए की भी रबड़ मिल जाती थी जिससे सब लोग स्टडी कर पाते थे, पूरा ग्रुप स्टडी कर लेता था 1 रुपए के रबड़ से ही। ओके, सो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, इंटरनेशनल रबी स्टडी ग्रुप का न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? के राघवन को। के राघवन यानी कि राघवन यानी कि वन, 1 रुपए की रबड़ मिल जाती थी जिससे पूरा ग्रुप स्टडी कर लेता था। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 99। इंटरनेशनल रबी स्टडी ग्रुप का न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है के.एन. राघवन को। Question number 100 is who has been roped in as the fresh brand ambassador of Thumbs Up? Thumbs Up के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? So the correct answer is शाहरुख खान. शाहरुख खान has been appointed as the fresh brand ambassador of Thumbs Up.
Question number 1 is the enrollment under the PM Care for Children scheme has been extended. Under this scheme, how much amount would be spent by the government on each child? PM Care for Children योजना के तहत नामांकन बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? So the correct answer is ₹10 लाख। सरकार प्रत्येक बच्चे पर 10 लाख रुपए खर्च करेगी। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम टिल February 28, 2022। Earlier, the scheme was valid till December 31, 2021. Under this scheme, ₹10 lakh would be spent by the government of India on each child. Okay, CEO of IDBI Bank, whose reappointed to the post has been approved by RBI. IBID के ने MD और CEO के नाम बताइए जिनके पद पर पुनर्नियुक्ति को RBI ने मंजूरी दे दी है। यानी कि IDBI बैंक के रीअपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO. So the correct answer is राकेश शर्मा. The RBI has approved the reappointment of Rakesh Sharma as Managing Director and Chief Executive Office of IDBI Bank. तो यहाँ पे बात हो रही है ना IDBI बैंक की, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो राकेश शर्मा को ना इसलिए बनाया जा रहा है कि ये अच्छे से आईडीबीआई की रक्षा कर सके, यानी कि आईडीबीआई बैंक की इन्होंने बहुत अच्छी रक्षा की, इसलिए इन्हें फिर से अपॉइंट किया जा रहा है। ओके, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि आईडीबीआई बैंक के भी रीअपॉइंट किए गए हैं क्योंकि आईडीबीआई बैंक की रक्षा बहुत अच्छे से की। तो बस रक्षा यानी कि रक्षा से हो जाएगा राकेश शर्मा। ओके, सो फिर से एमडी एंड सीईओ आईडीबीआई बैंक का किसे अपॉइंट किया गया है? राकेश शर्मा को। Question number 103 is Health Star Rating is an initiative of which organization? Health Star Rating किस संगठन की पहल है? So the correct answer is option B, FSSAI. Under the direction from the Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI, packaged food items are said to bear a Health Star Rating. अगर रेटिंग अच्छी नहीं हुई ना तो FSSAI ना फंस जाएगा, अगर रेटिंग अच्छी नहीं हुई, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को देखते हुए ये रेटिंग दी जाती है। तो अगर रेटिंग अच्छी नहीं हुई तो फंस जाएगा, कोई भी कंपनी फंस जाएगी। ओके, सो हेल्थ स्टार रेटिंग इनिशिएटिव किसका है? FSSAI का, फंस जाएगी। अगर किसी भी फूड वाली कंपनी का रेटिंग अच्छी नहीं है तो क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। तो बस हमें बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है, हेल्थ स्टार रेटिंग यानी कि हेल्थ से रिलेटेड स्टार रेटिंग की संगठन का पहल किसने शुरू की है? FSSAI ने। Question number 104 is who has been appointed as a full-time member in the Economic Advisory Council to the Prime Minister? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? So the correct answer is संजीव सन्याल। अब संजीव सन्याल को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, वो भी किसका? इकोनॉमिक एडवाइजरी का। ठीक है, तो इकोनॉमिक ना बिल्कुल नीचे ही गिरती जा रही है, तो उसी इकोनॉमिक को ना जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए अपॉइंट किया गया है फुल टाइम। ओके, तो फुल टाइम किसे अपॉइंट किया गया है? जो जीवित रख सके, यानी कि जो जीवित रख सके इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी बहुत टाइम से बिल्कुल नीचे जा रही है, तो इसी को जीवित रखने के लिए संजीव सन्याल को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 105 is how many Rafale fighter aircraft have been received by India till date from France under a deal to acquire 36 such aircraft? 36 ऐसे विमानों के अधिग्रहण के सौदे के तहत भारत को फ्रांस से अब तक कितने राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं? भारत को कितने मिल चुके हैं? 35। 36 की बात हुई थी, लेकिन अब तक भारत को कितने मिले हैं? 35। There were Rafale fighter aircraft landed in India from France with Indian specific enhancement. With this new arrival of 3 jet, the total Rafale fleet with Indian Air Force has reached 35. तो अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अब फ्रांस के पीएम कौन है? जीन कैस्टेक्स। कौन है पीएम? जीन कैस्टेक्स। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। Question number 106 is which country rover has spotted the 2 glass spheres on the far side of the moon? किस देश के रोवर ने चंद्रमा के सबसे दूर को 2 कांच के गोले देखे हैं? So the correct answer is China. चाइना के रोवर ने चंद्रमा के सबसे दूर 2 कांच के गोले देखे हैं। China's Yutu 2 rover has recently spotted 2 strange glass spheres
on the far side of the moon. The lunar sphericals are the first of their kind to be found on the lunar space. Okay? सबसे अजीब बात क्या है, क्या देखा है उस चाइना के रोवर ने? 2 कांच के गोले देखे हैं. Question number 107 is which city is the host of the Senior National Chess Championship 2022? सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? सो द करेक्ट आंसर इज कानपुर. अब सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप की बात हो रही है. ओके, तो चेस चैंपियनशिप में ना आपके दिमाग के साथ साथ ना आपके सारे जो सेंसेस है वो एक्टिव होने चाहिए, यानी कि आपका कान भी एक्टिव होना चाहिए. सो जब आप ऑप्शंस में से देखोगे ना कि सेंसेस एक्टिव होना चाहिए यानी कि कान भी एक्टिव होना चाहिए, तो बस आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर. यानी कि कानपुर इज द होस्ट सिटी ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022. Question number 108 is which state will get India's first e-waste eco park? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस राज्य को मिलेगा? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिल्ली. India's first e-waste eco park will come up in Delhi as per the announcement by Deputy Chief Minister मनीष सिसोदिया. अब यहाँ पे बात हो रही है ना इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क. अब वेस्ट की यानी कि कचरे की और कचरे के प्रबंधन की, यानी कि कचरे को ना कोई प्रबंध नहीं करना चाहता, कचरे को कोई मैनेजमेंट नहीं करना चाहता, सब इधर उधर फेंक देते हैं. तो हमें बस कैसे ध्यान रखना है कि पार्क तो बनाना पड़ेगा, ई वेस्ट पार्क बनाना पड़ेगा, चाहे दिल लगे ना लगे. तो दिल चाहे दिल्ली वालों का लगे ना लगे. सो बस फिर आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली. यानी कि फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बनाना है कहाँ पे? दिल्ली में. अब चाहे इस पार्क को बनाने में, वेस्ट के लिए पार्क बनाने में दिल लगे ना लगे, लेकिन दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली. Question number 109 is which is the first country in the world to authorize the use of plant-based COVID-19 vaccine? प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज कनाडा. कनाडा हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑथराइज द इमरजेंसी यूज ऑफ प्लांट-बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन. अब ना कनाडा से क्या समझ में आ रहा है? कनाडा यानी कि कैन, यानी कि कैन की बॉटल्स किसकी होती हैं? या तो प्लास्टिक की या तो अजीब से स्टील की. तो इन सारी बॉटल्स को हटा के किसकी बात की है? प्लांट की बात की है, यानी कि प्लास्टिक को हटा के प्लांट की. तो प्लांट की बात किसने की है? कैन, यानी कि प्लास्टिक को हटा के. सो आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा. यानी कि कनाडा फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड में टू ऑथराइज द यूज ऑफ प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन. ओके, Question number 110 is weightlifter Mirabai Chanu has been qualified directly for the 2022 Commonwealth Games in which weight category after 124 winning gold in Singapore Weightlifting International 2022 qualifier. भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 क्वालिफायर में स्वर्ण पदक जीतने के बाद किस भार वर्ग में 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है? तो इन्होंने सीधे ही क्वालिफाई कर लिया है. तो इसमें पूछा है कितने किलो वर्ग में. सो द करेक्ट आंसर इज 55 kg. इंडियन वेट लिफ्टर एंड 2022 टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू हैज won the gold medal in the 55 kg weight category at the Singapore Weightlifting International 2022. Question number 111 is IVFRT scheme. Question number 111 is IVFRT scheme which was seen in the news is associated with which field? खबरों में रही IVFRT योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? सो द करेक्ट आंसर इज इमिग्रेशन. ओके, द सेंटर हैज अप्रूव्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग IVFRT स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2021 to 2026. Question number 112 is which union ministry launched the भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन? किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है. अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन की. किसकी बात हो रही है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन की. तो बस एजुकेशन में अपनी भाषा अच्छी करो, सेल्फी खींचो, सर्टिफिकेट ले जाओ. सो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन किसने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. क्वेश्चन नंबर 113 इज विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल प्रोटीन डे इन इंडिया? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 का विषय क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज 27 February.
27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इन इंडिया, February 27 is celebrated as National Protein Day to create awareness about protein deficiency and encourage people to include this macronutrient in their diet. So, आज हमने कवर कर लिए हैं फरवरी 2022 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी वीडियो में से आपके लिए ये 2 क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको इस वीडियो में कमेंट करके नीचे बताना है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अच्छी लगी तो लाइक करना भी ना भूलें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।